नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में आरबीएससी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं अपन। और चैप्टर नंबर 12 है लाइट ऑफ नेचर। लाइट ऑफ नेचर में अपन एक्सीडेंट एक पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण। आज अपन चर्चा करेंगे बेटा विवर्तन की। यदि व्यतिकरण ये आपकी जो घटना है वह आपको YouTube पर प्राप्त नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगी और वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ बेटा VS फिजिक्स पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। विवर्तन क्या होता है? तो बेटा विवर्तन की घटना पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसकी खोज किसने की और इसकी व्याख्या किसने की। व्याख्या और खोज पढ़ने के बाद अपन इसकी परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, इसकी खोज 1605 ईस्वी में ग्रेमर्ली नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज कब हुई? 1605 ईस्वी में ग्रेमर्ली नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ध्यान रहेगा। इसके बाद में इसकी व्याख्या की 1815 ईस्वी में फ्रेनल नामक वैज्ञानिक हुआ था। क्या हुआ था? फ्रेनल नामक एक वैज्ञानिक हुआ था जिसने 1815 ईस्वी में हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर विवर्तन की व्याख्या की। अब देखिए बेटा, डिफ्रैक्शन होता क्या है? प्रकाश किरण है, उसका अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ने की जो घटना है ना, वह विवर्तन कहलाती है। प्रकाश किरण है, आएगी, द्वारक पर आ रही है, अवरोधक से टकरा रही है, वहां से टकरा करके उसका किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। सिंपली डेफिनेशन देखिए बेटा, इसकी क्या होती है? प्रकाश तरंगों का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ने की घटना। समझ पा रहे हो ना? प्रकाश तरंगों का द्वारक या अवरोधक के किनारों से मुड़ने की जो घटना है वह क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। तो समझ गए होंगे विवर्तन क्या होता है बेटा? प्रकाश तरंगों का द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की जो घटना है वह क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ठीक है। अब देखिए बेटा, द्वारक और अवरोधक क्या होता है? द्वारक और अवरोधक होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि विवर्तन तरंगों से किस प्रकार संबंध रखता है। तो विवर्तन है वह तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है बेटा। विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो ध्यान रहेगा, विवर्तन घटना होने के साथ साथ तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। तरंगों का एक गुण है यानी तरंगों को मोड़ता है। अब अपन आगे एक और बात करेंगे कि विभेदन क्षमता, उन तरंगों का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की जो क्षमता है, उनकी शक्ति है, उन द्वारक या अवरोधक की, वह क्या होती है? विभेदन क्षमता होती है। तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान देखिए, विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। विवर्तन क्या होता है बेटा? तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखिए, द्वारक और अवरोधक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्वारक से विवर्तन। क्या होता है? द्वारक। और द्वारक से विवर्तन किस प्रकार होता है? ठीक है। तो देखिए ना, द्वारक का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र, यानी जिसमें एज आप जा सकते हो दूर। ठीक है ना। जैसे खिड़की है, ये सारे के सारे क्या है? द्वारक है। तो मैं बात कर लूं, ये द्वारक है अपना। क्या है? द्वारक। समझने की कोशिश करें बेटा, ये क्या है? द्वारक है। ठीक है। अब प्रकाश की किरण जैसे आ रही है, मैं यहाँ पर पर्दा लगा देता हूँ जिस पर विवर्तन की घटना प्रेक्षित हो जाएगी। ठीक है। ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपतित प्रकाश है और ये क्या है बेटा? द्वारक है। क्या है? द्वारक। अब जैसे द्वारक पर आएगी तो आप जनरली देखते हो बेटा, जैसे खिड़की है, दरवाजा है, मतलब इसमें से प्रकाश जैसे अंदर आता है तो वह फैलता है। क्या होता है? फैलता है। यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुड़ जाएगी,
इस प्रकार से मुड़ जाएगी, यानी ये ऐसे जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी? ऐसी, परंतु ये इस प्रकार से फैल गई। तो ये जो घटना घटित हुई ना, ये घटना क्या कहलाती है बेटा? विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? विवर्तन। तो ये क्या हो गया? द्वारक से विवर्तन। द्वारक से विवर्तन का मतलब क्या है? जैसे प्रकाश की किरण आ रही है द्वारक पर, तो यहाँ इसके तीक्ष्ण किनारों से फैल जाएगी प्रकाश किरण। क्या करेगी? फैल जाएगी। ये जो किरणें कहलाएगी ना, ये विवर्तित किरण कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? विवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विवर्तित किरण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे द्वारक से विवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं अवरोधक से विवर्तन। अवरोधक क्या होता है? देखिए बेटा, नाम से प्रतीत हो रहा है आपको, अवरोधक से विवर्तन। अवरोधक से विवर्तन। अवरोधक से विवर्तन का मतलब अवरोध उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश किरण है, तरंग है, तरंग के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है, अवरोध आ रहा है। तो देखिए अवरोध का मतलब क्या होता है? यह है अवरोध। जैसे आप जनरली वे में बात करते हो भाई, जैसे आपने टॉर्च जलाई और टॉर्च के आगे आपने कोई गत्ता रख दिया जिसके नीचे से भी प्रकाश जा रहा है, ऊपर से भी प्रकाश जा रहा है, तो किस प्रकार से छायांकित भाग आगे प्रदर्शित करेगा? वही घटना क्या होती है? विवर्तन होती है। यह है अवरोधक। क्या है बेटा? अवरोधक। अब जैसे प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकार से, तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगी? जैसे मैं यहाँ पर्दा लगा देता हूँ, किस प्रकार से विवर्तन की घटना प्रेषित होगी? अब ये इसी प्रकार से जाने चाहिए, ऐसे जानी चाहिए ना, परंतु होता क्या है? ये इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ जाती है। यानी ये जो भाग है ना, ये तो आपको छायांकित भाग प्रतीत होता है, इस भाग में तो छाया प्रतीत होती है। बाकी ये जो कलर है, यानी ये जो भाग है ना, यह प्रकाशमान हो जाता है, यानी उजाला हो जाता है इसमें। किसके कारण? विवर्तन की घटना के कारण। प्रकाश जाना सीधे चाहिए था, ये अवरोधक आया, अवरोधक से टकराया और अपने आप को अंदर की ओर, इस प्रकार से दोनों की किरणें अंदर की ओर तरंगे चली जाएगी। तो ये जो घटना घटित होती है, ये विवर्तन होती है। किसके कारण? अवरोधक के कारण। तो देखिए बेटा, आपने समझ लिया द्वारक के कारण विवर्तन और अवरोधक के कारण विवर्तन। अब बात ये आती है कि विवर्तन की घटना घटित कब होती है? विवर्तन की घटना घटित कब होती है? बात करते हैं विवर्तन की आवश्यक शर्त। भाई अपन ने पढ़ा व्यतिकरण कब घटित होता है, उसकी आवश्यक शर्त अपन ने पढ़ी। परावर्तनीय घटना घटित होने के लिए आवश्यक शर्त आपने पढ़ी। अपवर्तन की घटना घटित होने के लिए आवश्यक शर्त पढ़ी। अब अपन डिफ्रैक्शन की घटना जो घटित होगी उसके लिए आवश्यक शर्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवश्यक शर्त के कौन सी शर्त लागू होनी चाहिए जब विवर्तन की घटना घटित हो। तो विवर्तन की घटना घटित होने के लिए बेटा, जो द्वारक और अवरोधक होते हैं ना, उनकी जो साइज है, उनका जो आकार है, वो प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। तो है इसकी आवश्यक शर्त। तो क्या होती है? विवर्तन की घटना घटित होने के लिए, विवर्तन की घटना घटित होने के लिए, विवर्तन की घटना घटित होने के लिए द्वारक व अवरोधक, द्वारक व अवरोधक का आकार प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि के बराबर होने चाहिए। तो देखिए बेटा, कब घटित होगी विवर्तन की घटना? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विवर्तन की घटना घटित होने के लिए द्वारक और अवरोधक जिसका आप चयन कर रहे हो, अवरोधक और द्वारक जिसका आप चयन कर रहे हो विवर्तन की घटना के लिए, तो उसका आकार है वह प्रकाश की जो तरंगे हैं उनकी तरंगदैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। उसी घटना में विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी, अदरवाइज विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। तो समझ में आ गया होगा विवर्तन की आवश्यक शर्त। यदि आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? द्वारक और अवरोधक है, उनका जो आकार है वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं अपन विवर्तन की मुख्य शर्त। विवर्तन की मुख्य शर्त पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे? यदि द्वारक और जो अवरोधक है उसके आकार यदि स्मॉल ए अपन ले लें और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को लैम्डा ले लें। देखिए बेटा, यहाँ पर आप नोट करते रहिए, रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाए रखें ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। पार्ट अच्छा है, थ्योरेटिकल है बट अच्छा है। तो विवर्तन की मुख्य शर्त क्या है? यदि द्वारक व अवरोधक, समझ गए ना द्वारक और अवरोधक क्या होता है? द्वारक व अवरोधक का आकार
द्वारक व अवरोधक का आकार स्मॉल a व प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य व प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा हो। यदि द्वारक व अवरोधक का आकार स्मॉल a व प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा हो, उस कंडीशन में जो मुख्य शर्त है वह क्या होगी? फर्स्ट शर्त क्या होगी बेटा? यदि a और लैम्ब्डा दोनों सर्वांग सम है, यानी दोनों का आकार समान है, द्वारक और अवरोधक के आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का है, तो विवर्तन प्रेक्षित होगा। समझ पा रहे हो ना बेटा? विवर्तन प्रेक्षित होगा। यदि द्वारक का आकार पर बात करें, यहां देखिए समझ लीजिए, ये द्वारक है अपना और द्वारक से प्रकाश की तरंग आके टकरा रही है, तो उस तरंग का जो लैम्ब्डा है यानी तरंग दैर्ध्य है, इसके आकार यानी a साइज के सर्वांग समूह यानी दोनों लगभग बराबर हो तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी, अदरवाइज विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। और लिख लेते हैं कि कब विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? यदि a इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा, यदि द्वारक व अवरोधक का आकार बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में? प्रकाश तरंगाग्र की तरंग दैर्ध्य की तुलना में। यदि द्वारक व अवरोधक का आकार बहुत बड़ा है प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य की कोटि के अकॉर्डिंग, तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। समझ पा रहे बेटा? बड़ा होगा यदि द्वारक और अवरोधक का साइज और तरंग दैर्ध्य कम होगा तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। तीसरी स्टेप में आप क्या पढ़ोगे? यदि a इज लेस देन लैम्ब्डा, यानी अवरोधक और द्वारक का आकार प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य की कोटि से छोटा है तो भी विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। इस स्थिति में भी विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। तो देखिए बेटा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आरबीएससी एग्जाम में, इसके अलावा आपके नीट्स है, एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, इन एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है विवर्तन से यदि आता है तो विवर्तन की आवश्यक शर्त आपने पढ़ ली। मुख्य शर्त क्या होती है? यदि a द्वारक का आकार है a माने आप, और उस तरंग का तरंग दैर्ध्य जो द्वारक पर आपतित हो रही लैम्ब्डा माने, तो देखिए 3 कंडीशन ये आपको याद रखनी है। पहली क्या है? यदि उस द्वारक या अवरोधक का आकार उस पर आपतित तरंगाग्र की कोटि या तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर हो तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी। ठीक है। यदि द्वारक है वह तरंग दैर्ध्य से बड़ा है तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। यदि द्वारक व अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य से छोटा है तो भी विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। देखिए बेटा, अपन बात करते हैं क्वेश्चन लेकर। क्या कारण है दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में सीधा हूबहू आपको पूछा जा सकता है। क्या कारण है दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता? तो देखिए बेटा, क्या कारण है। अब बात करते हैं अपन इसका रीजन क्या है। तो रीजन यह है, ध्वनि जो तरंगे है ना, उनका जो तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। देखिए सबसे पहली बात, आप सॉल्यूशन में, मैं जनरली लिख रहा हूँ, बाकी आप मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा और इसकी थ्योरी लिखिएगा, ठीक है ना। ध्वनि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है ना, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा, वह 1 मीटर की कोटि का होता है। 1 मीटर की कोटि, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। और 1 मीटर की कोटि के जो द्वारक और अवरोधक है ना, वो दैनिक जीवन में मिल जाते हैं। 1 मीटर की कोटि के, 1 मीटर की कोटि के द्वारक व अवरोधक दैनिक जीवन में उपलब्ध है, दैनिक जीवन में उपलब्ध है। और दैनिक जीवन में उपलब्ध कैसे है बेटा? 1 मीटर के द्वारक और अवरोधक है ना, वह जैसे खिड़की है, डोरियन दरवाजा है, ये
लगभग 1 मीटर की कोटि के होते हैं। अपने घरों में दरवाजे हैं, अपनी खिड़की है, अरे जानो ना जंगलों है ना, जंगलों जानो, कुआड़ जानो, तो भाई 1 मीटर की कोटि का हुआ, यानी बाकी चौड़ाई कितनी होती है बेटा, 1 मीटर की कोटि के होते हैं। और ध्वनि का तरंग दैर्ध्य भी कितना होता है, 1 मीटर की कोटि का होता है। तो ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि, और द्वारक भी 1 मीटर की द्वारक व अवरोधक दैनिक जीवन में जो उपलब्ध है उनका जो कोटि है वह भी 1 मीटर की कोटि के लगभग होता है। इसके कारण इसी कारण ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। जबकि नीचे क्या लिखोगे, जबकि जो प्रकाश तरंगे है ना, प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम के मध्य। और दैनिक जीवन में इस आकार के है ना, दैनिक जीवन में बहुत छोटा होता है। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो दैनिक जीवन में 4000 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम के मध्य द्वारक व अवरोधक मिलना मुश्किल है। यानी आसानी से ऐसे द्वारक और अवरोधक इस कोटि के आपको मिलते नहीं है। आप जनरली, और इतना छोटा होता है कि आपकी आंखें देख भी नहीं पाती। तो इसी वजह से प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता। तो देखिए थ्योरी आप कैसे लिखोगे, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होने के कारण दैनिक जीवन में द्वारक व अवरोधक 1 मीटर की कोटि के आपको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे खिड़की है, दरवाजा है, ये सब। परिणाम स्वरूप ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम की कोटि के मध्य होती है। और ऐसे द्वारक व अवरोधक दैनिक जीवन में मिलना असंभव है। परिणाम स्वरूप प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता। तो समझ गए होंगे। देखिए आगे, अब देखिए बेटा अपन बात करेंगे विवर्तन का प्रकार। किसकी बात करेंगे, विवर्तन का प्रकार, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा विवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। विवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। विवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। समझ जाओगे ना, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला आप पढ़ोगे फ्रेनेल का विवर्तन पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे फ्रॉनहोफर का विवर्तन पढ़ोगे, ठीक है ना। एक तो फ्रेनेल विवर्तन पढ़ोगे, एक तो क्या पढ़ोगे, फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा क्या पढ़ोगे, फ्रॉनहोफर विवर्तन। क्या पढ़ोगे, फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो ये दोनों बातें आप पढ़ोगे बेटा। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब अपन दोनों को परिभाषित करते हैं, फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग लगाइए फ्रेनेल विवर्तन, और दोनों को मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। फ्रेनेल विवर्तन, देखिए बेटा आप परिभाषा समझिएगा, इसमें जो डिफरेंस आप पढ़ोगे वैसे मैं सारणी बना के आपको बताऊंगा, परंतु आपको यहीं पर समझना है, ठीक है। तो देखिए पहले बात करेंगे अपन फ्रेनेल विवर्तन की। फ्रेनेल विवर्तन होता क्या है। देखिए फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है बेटा, फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी है ना, वह सीमित होती है। विवर्तक से दूरी सीमित होती है, और सीमित होने के कारण ही विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाता है, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र भी गोलीय होगा और विवर्तित तरंगाग्र भी गोलीय होगा। तो पहले देखिए क्या लेते हैं अपन, फ्रेनेल विवर्तन में ओनली, केवल और केवल फ्रेनेल विवर्तन में द्वारक से प्रेक्षित होता है। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के माध्यम से अपन यहाँ पर परिभाषा भी लिख ले। पहले परिभाषा लिखा हूं क्या, चलो परिभाषा लिख लीजिए बेटा। तो क्या लिखोगे, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित हो, विवर्तक से दूरी सीमित हो। देखिए बेटा जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित हो तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो
विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। समझ जाओगे ना बेटा, फ्रेनेल विवर्तन किससे कहते हैं? जब प्रकाश स्रोत की विवर्तक से दूरी, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित हो तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। एक बात वो लिख लेना बेटा, फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र, फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र व विवर्तित तरंगाग्र दोनों गोलीय प्राप्त होते हैं। दोनों गोलीय प्राप्त होते हैं। तो समझ जाओगे ना कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दे, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित हो तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र व विवर्तित तरंगाग्र दोनों गोलीय प्राप्त होते हैं। दोनों गोलीय प्राप्त होते हैं। अब देखिए बेटा किस प्रकार से होता है, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, समझने का प्रयास करिए बेटा। यह है द्वारक। क्या है? द्वारक है बेटा, समझिएगा। ये द्वारक है। क्या है? द्वारक। यहां ये प्रकाश स्रोत है। क्या है? एस प्रकाश स्रोत है बेटा। समझ जाओगे? प्रकाश स्रोत हमें क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी, तो ये प्रकाश स्रोत आ गया। अब यहां पर पर्दा आप लगा दे जहां पर विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। पर्दा लगा दिया। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ, तो यहाँ पर जाते ही क्या होगी? ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से फैल जाएगी, इस प्रकार से फैल जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा? विवर्तन प्रेक्षण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवर्तन। यानी प्रकाश जा कैसे रहा है? गोलीय रूप में। और जो विवर्तित प्रकाश है, क्या है? विवर्तित प्रकाश है। तो विवर्तित प्रकाश से वह भी कैसा होगा? गोलीय प्राप्त होगा। आपको कैसा होगा? गोलीय प्राप्त होगा। विवर्तक क्या है बेटा? ये जो जिससे विवर्तन की घटना घटित हो रही है वह द्वारक है, अवरोधक है, ये सब क्या कहलाते हैं? विवर्तक। यानी द्वारक, वह द्वारक या वह अवरोधक जिस पर विवर्तनीय घटना घटित होती है, क्या कहलाता है? विवर्तक कहलाता है। तो ये डायग्राम बना दो। यदि आपको पूछ लिया जाएगा फ्रेनेल विवर्तन को आरेखित कीजिए, फ्रेनेल विवर्तन को आरेखित कीजिए, तो आप ये डायग्राम बना दोगे। परिभाषा आपको पूछोगे तो ये लिख दोगे। अब क्या पढ़ोगे बेटा? फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फ्रॉनहोफर विवर्तन। देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, हेडिंग लगा लीजिए बेटा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होता है बेटा? सेम देखिए, डेफिनेशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस फोकस कीजिएगा परिवर्तन में क्या कर रहा हूं। यानी याद करने का बेटा एक ट्रिक होता है कि परिभाषा तो लगभग सेम से आएगी, विवर्तन की परिभाषा सेम से आएगी, बस सीमित है सीमित का फर्क रहेगा। तो क्या लिखोगे? जब प्रकाश स्रोत में पर्दे की, जब प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं दे रहा तो इधर हो जाता हूं, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी असीमित हो, विवर्तक से दूरी असीमित हो। तो देखिए बेटा समझने का प्रयास करिए, जब प्रकाश स्रोत पर्दे की विवर्तक से दूरी असीमित हो तो प्राप्त विवर्तन जो प्रतिरूप है ना हो, तो प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप क्या कहलाएगा? फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रॉनहोफर विवर्तन। क्या कहलाएगा बेटा? फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाएगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, वह यहीं से पता चल जाएगा आप। अब देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए अनंत होता है, अनंत दोनों के बीच की दूरी। देखिए बेटा यहाँ लिख रखा है, जिस पर आप फोकस कीजिएगा कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी असीमित हो तो प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस है ना, वह अनंत है यानी इन्फिनिटी है।
तो विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त नहीं होगा। और विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आपको एक अवरोधक भी लेना पड़ेगा, उसी कंडीशन में आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए आरेख इसका किस प्रकार से संयोजन करते हैं, किस प्रकार से प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन का प्रतिरूप। तो सबसे पहले आप यहाँ अवरोधक ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, अवरोधक। ये आ गया आपका अवरोधक, क्या आ गया, अवरोधक। ध्यान दे बेटा, ये क्या है, अवरोधक है। अवरोधक है क्या है, द्वारक। ये लो, द्वारक ले लिया। यहाँ पर मैंने पर्दा ले लिया जो कि अनंत पर है, और ये विवर्तक है बेटा, क्या है, विवर्तक। तो विवर्तक से जो प्रकाश है वह भी क्या है, अनंत पर है। तो अनंत पर इसका मतलब प्रकाश किरणें कैसे आती हुई प्रतीत होगी, समांतर। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से मुड़ जाएगी, और इस जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए एक अवरोधक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अवरोधक। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, अवरोधक। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं और ये अवरोधक है, उत्तल लेंस का लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का अवरोधक लगाते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ेगी, जैसे अंदर गई तो इस प्रकार से मुड़ जाएगी, और यहाँ से ऐसे मुड़ेगी, दोनों जाएगी। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। डायग्राम का नाम जरूर लिख देना, फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये होता है बेटा फ्रॉनहोफर विवर्तन। बेटा आज के पार्ट का लास्ट भाग है जिसमें अपन बात करेंगे फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर। आपने जस्ट पीछे पढ़ा है फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है। फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में मुख्य अंतर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर। तो बेटा यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए। तो प्रेजेंट में से जुड़ जाइए वीएस फिजिक्स फ्रेंड के साथ और याद कर लीजिएगा यहीं का यहीं। और बेटा रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाते हुए लिख भी लीजिएगा। तो क्या है फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेनेल विवर्तन और पर्दे के बीच, फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, विवर्तक से जो दूरी है वो सीमित होती है। प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित होती है। और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी इनफिनिट होती है, यानी असीमित होती है। दोनों पहला अंतर आ गया। पहला अंतर क्या है, केवल विवर्तक से दूरी से रिलेटेड अपन ने लिया है। तो प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित होती है फ्रेनेल विवर्तन में, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी असीमित होती है। दूसरा क्या है, फ्रेनेल विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय होते हैं। ये बात मैंने आपको वहां नोट करवाई है। तो फ्रेनेल विवर्तन में आपतित व विवर्तित गोलीय, जो विवर्तित तरंगाग्र वो गोलीय या बेलनाकार होते हैं, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। समतल किस लिए, हालांकि होते गोलीय हैं परंतु आपको अनंत से आते हैं तो वे समतल प्रतीत होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था तरंगाग्र बिंदु स्रोत से प्राप्त होता है परंतु अनंत पर होते हुए आपको समतल प्रतीत होता है। तो ऐसी कंडीशन इसमें होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है, फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित होती है। फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी सीमित होती है, जो कि महत्वपूर्ण है। यदि दूरी सीमित नहीं होगी तो फ्रेनेल विवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। फ्रॉनहोफर विवर्तन में विवर्तक का झुकाव महत्वपूर्ण है, विवर्तक का झुकाव महत्वपूर्ण है। नंबर 4 क्या है, फ्रेनेल विवर्तन को बिना लेंस की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में अवरोधक के रूप में उत्तल लेंस यूज करना पड़ता है। 5वां है, इसे बिना किसी प्रकाश उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है, यानी फ्रेनेल विवर्तन को बिना किसी प्रकाश उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन को देखने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो देखिए बेटा आज हमने चर्चा की विवर्तन क्या होता है, विवर्तन की मुख्य शर्तें क्या होती है, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन और डिफरेंट ऑफ फ्रेनेल विवर्तन एंड फ्रॉनहोफर विवर्तन, यानी फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर आपने पढ़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 9 में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एकल झिरी से विवर्तन, एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन की घटना पढ़ेंगे अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तो वह पार्ट भी आप लाइव देखना न भूलें। आज अपन इतना ही करेंगे और मैं खुश हूं, मुझे आप लोगों पर गर्व है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और वीडियो देखते हुए आप लोगों ने इसे क्लियर भी किया। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।